जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं। और शिक्षा शास्त्र में आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। शिक्षा शास्त्र में इसके पहले हमने 3 पार्ट जो है पढ़ चुके हैं। उसके बाद के आगे के जो पार्ट हैं वो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग लाइव आ जाएँ। सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद। ठीक है, सभी लोगों को फटाफट से उत्तर बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो अपनी ये क्लास होने वाली है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग फटाफट से उत्तर बताना है सभी लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों, जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो क्या करना है, उनको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, उसमें सर्च करो IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, जो भी साथी नहीं जुड़े हैं। और संस्कृत की भी मैंने एक क्लास आपकी डाल दी है, प्रत्यय वाली क्लास। जो भी संस्कृत है जिनका, वो प्रत्यय देख लेना। ट्रिक से मैंने आपको प्रत्यय बताया है बहुत बढ़िया तरीके से, तो प्रत्यय देख लेना। और निरंतर आपकी क्लास हो रही है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो बताना है सभी लोगों को, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है तो क्या है। 92 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं, सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से उत्तर बताओ फटाफट से। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का जो तात्पर्य है वो क्या है, उत्तर हमें बताना है। तो जल्दी जल्दी बताना है। गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना, केवल समस्याओं को हल करने की तकनीकों को सीखना, बहुत सारे नए सूत्रों और परिकलन प्रक्रियाओं को सीखना, विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं के हल और विधियों को स्मरण करना। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा। 92 का सभी लोगों को उत्तर बताना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, अधिकांश लोगों ने बताया है ए, गणितीय अवधारणाओं की समझ में। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का बिल्कुल सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का जो तात्पर्य है वो गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से। बहुत बढ़िया। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा 8 की NCERT एग्जाम्पलर पुस्तक में 5वीं इकाई चतुर्भुजों को समझना और ज्यामिति प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे चौपड़ की रचना, चीनी पहेली की रचना, है ना, इत्यादि दिए हुए हैं। इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्य से एक उद्देश्य सहायता करना है। तो जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा। दृष्टि वाले शिक्षार्थियों को केवल अपनी विश्लेषणात्मक कला को सुधारने में, सभी विद्यार्थियों को अपनी विभिन्न विधा शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में, गतिबुद्ध वाले शिक्षार्थियों को केवल अपने दृश्य विचार कौशल में सुधार करने में, या फिर श्रोतागण शिक्षार्थियों को केवल अपनी सृजनात्मक कला को सुधारने में। तब आप सभी का उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोगों का आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विधा शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में। कुछ लोग बी बता रहे हैं, अधिकांश लोग बी बता रहे हैं, तब उत्तर भी बी हो जाता है। बहुत बढ़िया, सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विधा शैलियों की जो है समस्थानिक स्थिति सुधारने में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आए हैं। अब आपका एक आंसर प्रश्न हो जाता है कि दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में हैं, उनको ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताना है। कक्षा 7 की NCERT की पाठ्य पुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ है कि यह निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि यह स्मरण ज्ञान पर आधारित है। उच्चतर श्रेणी का विचार है क्योंकि अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी से चित्र की रचना की जाए। निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि यह जानकारी का प्रत्यक्ष स्थिति में उपयोग करने पर आधारित है। या फिर उच्चतर श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। तब आपका उत्तर क्या बताना है। हाँ, डेली क्लास होती है आपकी 2:30 बजे, तो उत्तर बताना है जल्दी से। उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोगों ने उत्तर बताया है डी, तब आपका जो उत्तर हो जाएगा डी। बहुत बढ़िया। NCERT की पाठ्य पुस्तक में वर्णित यह प्रश्न उच्चतर श्रेणी का विचार प्रश्न है, जो यह अपेक्षा करती है कि दी गई जानकारी की व्याख्या की जाए, उसका उचित विश्लेषण किया जाए, इन सब के प्रयोग द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आपकी कक्षा इसी टाइम पर होती है रोज। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम क्या है। भाषा से पहले, भाषा के बाद, विज्ञान के बाद या सामाजिक विज्ञान के बाद। प्रश्न क्रमांक 95 का उत्तर बताना है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सभी लोगों को बताना है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम बताना है, तो अनुक्रम क्या हो जाएगा, फटाफट से उत्तर बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सभी लोगों को बताना है। तब आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों बी,
भाषा के बाद यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। यहां पर देखो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को 1975, 88, 2000, 2005 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, ये चीज भी आपको याद करना है। और 2005 के अनुसार सबसे पहले भाषा, गणित, विज्ञान और फिर सामाजिक विज्ञान, एक क्रम आपको याद होनी चाहिए, है ना। अगर आपको गणित के बाद पूछ लिया जाता है तो विज्ञान आपको पता होनी चाहिए, विज्ञान के बाद पूछ लिया जाता है तो सामाजिक विज्ञान आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो अनुक्रम है आपका वो आपको पता होनी चाहिए, भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है, तब हमें बताना है। तो सभी लोग उत्तर बताएंगे कौन सा उद्देश्य नहीं है। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, या फिर समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, या फिर तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तब हमारा 96 का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी को बताना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जूली जी, जेत जी, स्नेहलता, विजय, पूजा जी, सभी लोग उत्तर बताएंगे। तब आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों ए, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। ये जो है ये नहीं होगा इसका। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो बताना है प्रश्न क्रमांक 97 का आंसर। तो सभी लोग बताएंगे, सुनीता जी, तन्वी जी, रक्षा जी, सभी लोगों का आंसर आने चाहिए। इंदर जी, उत्तर क्या हो जाएगा। तब सभी लोग जो उत्तर बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं ए, कुछ लोग बता रहे हैं डी। आशीष पटेल जी, फटाफट से उत्तर बताएं। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। ए मतलब जो है बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। ये जो है प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में गणित पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना नहीं है। तब हमारा अगला प्रश्न आता है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो क्या केंद्र होना चाहिए, सभी को उत्तर बताना है। उच्चतर गणित की तैयारी, गणित के मूर्त विचार जानना, कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। तब आपका 98 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। पुष्पेंद्र जी, उत्तर क्या हो जाएगा। तब सभी ने जो उत्तर बताया है 98 का वो क्या बताया, अधिकांश लोग बता रहे हैं ए, कुछ लोग बता रहे हैं डी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना 98 का वो हो जाएगा सी यानी कि कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। ये सी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर, बहुत बढ़िया। अधिकांश लोगों ने सी बताया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। क्या बोल रहे हैं, रॉन्ग बताया है, मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ प्राथमिक गणितीय रूप देना प्रक्रिया को, ये नहीं है पूछा था यहाँ पर आशीष पटेल जी, थोड़ा सा देख लेना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं रखाता है। तब उत्तर बताना है, जल्दी से बताना है, क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 99 का उत्तर बताना है, जल्दी बताओ, फटाफट से सभी लोग उत्तर बताएंगे कि निम्न में से प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। तो कौन सा नहीं खाता है। मित्र को पूर्ण के अंश के रूप में, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच समायोजन संयोजन का विकास, मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। तब आपका उत्तर क्या होगा, प्रश्न क्रमांक 99 का हो जाएगा बी यानी कि वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, है ना। वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं रखता। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार
विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? संकीर्ण उद्देश्य हमें बताना है। सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 100 का उत्तर हमें बताना है। जल्दी से बताओ, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 100 का उत्तर सभी लोग जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? जल्दी से बताओ। प्रश्न क्रमांक 100 का तब सभी का उत्तर हो जाएगा संख्यात्मक कौशलों का विकास, है ना। गणित शिक्षण का संकीर्ण जो उद्देश्य होता है वो संख्यात्मक कौशलों का विकास, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। बी हो जाएगा, ठीक है। संख्यात्मक कौशलों का विकास। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का जो संकीर्ण उद्देश्य होता है वो संख्यात्मक कौशलों का विकास करना होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा तीसरी में निम्नलिखित कारणों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है, तब हमारा जो विकल्प होगा वो कौन सा सही होगा, हमें यहाँ पर बताना है। तो जल्दी से बताना है। इस खेल का उद्देश्य है तो क्या है? समान आकृतियों को कह रहा है कि समान आकृतियों का मिलान कीजिए, तो इस खेल का उद्देश्य क्या है यहाँ पर हमें देखना है। ये रहे आपके 4 विकल्प, 4 में से एक चयन करना है। विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना, आंख हाथ के समन्वय को बढ़ाना, समानता और सर्वांग समता की अवधारणा को विकसित करना, कक्ष के वातावरण को व्यस्त और आनंददायक बनाना, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को बताना है। प्रश्न क्रमांक जो हमारा 101 है इसका उत्तर बताना है, तब उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों में की मदद करना, ये जो है इस खेल का उद्देश्य होता है। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है? वो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जो है संख्याओं और उन पर संक्रियात्मक मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण, ये क्या कहलाता है? जल्दी से बताना है। गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, या फिर गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो 2005 है इसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियात्मक जो है मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या करता है? 102 का उत्तर सभी लोगों ने जो बताया है वो क्या बताया है? सभी लोगों ने बताया है विकल्प नंबर डी कि गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, ठीक है। विकल्प नंबर जो डी है वो इसका सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत सीमित प्रकरणों की ही शिक्षा दी जा सकती है, यह विस्तृत क्षेत्र भी प्रदान नहीं करता, इसलिए यह गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तब हमें 103 का उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। भूपेंद्र जी, प्रीति जी, नीलू जी। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ, खाली स्थान को दर्शाने के 5 तरीके हैं। तो बताओ 103 का उत्तर हमें बताना है, किसको दर्शाने के 5 तरीके हैं? 103 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट से सभी को बताना है, तो जल्दी बताओ। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ, ये क्या दर्शाती हैं? तब आपका उत्तर क्या होगा? 103 का हो जाएगा क्या? विकल्प नंबर डी। बहुत बढ़िया। गणितीय चिंतन एवं विचार, गणितीय चिंतन हस्तपरक हो, प्रतिमान हो या स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, है ना, ये सभी जो है वास्तविक संसार की स्थितियां एक गणितीय चिंतन एवं विचार को जो है प्रदर्शित करती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है, तो क्या संकेत करती है? हमें बताना है। पहला विकल्प है चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन, हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना, या फिर एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तब 104 का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है, क्या संकेत कर दी है? सभी लोग बताएंगे। और जो भी साथी हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और इसी टाइम आपकी 2:30 बजे रोज पेडागोजी की क्लास होती है, तो सभी को बताना है। उत्तर हो जाएगा डी, यानी एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, ये इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। अब हमारा जो प्रश्न है वो है क्या है? कक्षा दूसरी में
व्याकलन व्यवकलन घटाने के प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्याम पट पर नीचे दिए गए चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। तो अब हमें बताना है इसमें कि नीचे आगे देख लेते हैं इस अभ्यास का जो है उद्देश्य क्या है। ये पूरा का भरने को, इन्होंने रिक्त वृत्तों को भरने को कहा, तो इस अभ्यास का जो है उद्देश्य क्या है ये चीज हमें बतानी है। तब आपका उद्देश्य यहाँ आता है, ये आपके विकल्प हो जाते हैं यहाँ पर। तो फटाफट से इन विकल्पों को देख लो। ये रहे इस उद्देश्य का जो है अभ्यास का उद्देश्य क्या है। संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना, संकलित मूल्यांकन, छात्रों के लिए मजेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना, या फिर मस्तिष्क का गणितीकरण। तो उत्तर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा सभी लोग बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेहा तोमर जी, ए नंबर का इसका सही हो जाएगा। संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना इस अभ्यास का जो है प्रमुख उद्देश्य होगा। ए नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चित्र के माध्यम से गणितीय प्रश्नों को हल करने का तरीका संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करता है। याद रख लेना, एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की खालिस्तान क्षमताओं को विकास करने की ओर संकेत करती है। तो हमें बताना है कौन सी क्षमताओं को विकास करने की ओर संकेत करती है गणितीकरण। तो आपका पहला जो विकल्प है, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने, वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की, स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की, या फिर शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। तब आपका उत्तर क्या होगा, आपको उत्तर बताना है। सभी लोगों को उत्तर बताना, अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो बता रहे हैं ए। बहुत बढ़िया दिलीप जी, हरि जी, तब आपका उत्तर होगा ए। पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्त चिंतन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के जो है संसाधनों का विकास करने के लिए ये होता है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं हैं तो कौन सी हैं, जल्दी से बताना है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बतानी है। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो, या फिर केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों, उन्हें मोटी और भारी होना आवश्यक हो। तब आपका कूट भी दिया है। तो 107 का उत्तर सभी लोगों को बताना है, जल्दी से बताना है। 107 का सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा फटाफट से बताना है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, सभी लोगों ने उत्तर बताया है, वो हो जाएगा आ और बा, मतलब जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह होगी जिसमें स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो और उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों। तो ये चीज़ हमें समझनी है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। तो प्रश्न क्रमांक 108 का सभी को उत्तर बताना है। आपका प्रश्न विकल्प नंबर 1 है, गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोग की, या फिर गणित के उच्च उद्देश्यों की। तब आपका 108 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सभी लोगों को उत्तर बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा कि जो है महत्वाकांक्षी, सुसंगत, महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पर महत्वाकांक्षी से जो तात्पर्य है वो है गणित के उच्च उद्देश्यों जो है लक्ष्यों की प्राप्ति से, है ना, उपलब्धि से, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अधिकांश लोगों ने उत्तर सही बताए हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग सी, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। ठीक है, तो याद रख लेना है हमें, क्या याद रखना है कि जो प्रश्न है वो महत्वाकांक्षी से तात्पर्य है कि गणित के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति हो। तब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पर बल देती है तो किस पर बल देती है, सभी को बताना है। गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा,
गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठचर्या अलग होगी। तब आपका उत्तर क्या होगा? 109 का उत्तर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों, आपके बिल्कुल इनमें से एक दो प्रश्न जरूर आपके पेपर में आएंगे। तब आपका जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है बी, यानी कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है ना। ये सही है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 पर बल देती है, यानी कि बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना है कि जो एनसीएफ 2005 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है पर बल देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उकाबम पर बल देती है क्योंकि वह खाली स्थान पर केंद्रित है। जल्दी से बताओ किस पर केंद्रित है? शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पर, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने पर, नियमित गृह और गृह कार्य जमा करने पर, या गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर। तब आपका उत्तर क्या होगा? 110 का उत्तर हमें बताना है, सभी लोगों को बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि जो है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रियता भागीदारी पर। बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों के आ रहे हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या जो है रूपरेखा 2005 अधिगम के रचना पर बल देती है क्योंकि वह अधिगम में शामिल करते हुए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारिता पर केंद्रित है। बहुत बढ़िया आंसर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा की संख्या 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। ये जो दृष्टिकोण है किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो हमें उत्तर बताना है 111 का। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, गणित की सभी पाठ्यपुस्तकों का पुनर्लेखन करना, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक देना, या फिर विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। तब आपको बताना है कि चिंतन और तर्कणा एक तरीका है, शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? मतलब चिंतन और तर्कणा को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तब आपका उत्तर क्या होनी चाहिए? उत्तर हो जाएगा खोजबीन उपागम का। सभी लोगों ने बिल्कुल ए नंबर पर टिक लगाया है, बिल्कुल सटीक आंसर है आप लोगों का। राष्ट्रीय पाठचर्या की संख्या 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कण का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को खोजबीन उपागम का जो है एक प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन से जोड़ना, शिक्षार्थियों को का चर्चा में शामिल करना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्या? चिंतन और तर्कणा को याद रख लेना है। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तब आपको 112 का उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? दो विकल्पों में से आप बता दो, दो ही आपके विकल्प हैं, आपको दो विकल्प दे रहे हैं, दो में से एक का उत्तर बताना है। तब सभी लोग बताएंगे, है ना। तीसरा काट दिया मैंने, चौथा भी काट दिया। अब दो विकल्पों में से एक का उत्तर बताना है तो सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। क्या बोल रहे हैं कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है, जो है ये जो सिद्धांत है का पालन नहीं करता। तो कौन सा नहीं करता? तब आपका उत्तर हो जाएगा ए मतलब आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, ये जो है ये पालन नहीं करता है। ये सभी को याद रख लेना। तर्क का एक निश्चित तरीका, है ना, सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका ये नहीं करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, सभी लोगों को बताना है। नेक्स्ट है NCERT की कक्षा चौथी की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं: कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है। कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, उन्हें अलग सा समझाने के लिए, या दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तब आपका आंसर क्या होगा? 113 का सभी लोगों को बताना है। जल्दी से उत्तर बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा?
जल्दी से बताओ। आपने देखे होंगे पुस्तकों में कबाड़ी बाली भोपाल की शेर दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। इसका उद्देश्य क्या है? पुस्तकों में आप सभी लोगों ने देखे हैं। इन पाठों को रखने का उद्देश्य क्या है? तब सभी लोगों ने बताया है विकल्प नंबर डी, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों के, है ना। पाठ पुस्तक को रोचक बनाने के लिए उसके पाठों के शीर्षक को दैनिक जीवन से जोड़ा गया है। बहुत बढ़िया आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चे जो है थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। स्रोत गणित के जादू 2 NCERT कक्षा 2 की पाठ पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि 4 विकल्प हैं। 4 में से आपका उत्तर होगा डी यानी कि ये जो सुझाव हैं यह समझने के लिए शिक्षक की सहायता करते हैं कि निर्देशन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। ये चीज़ आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जब आप पेपर देने जाओगे तब देखो जो संस्कृत का पेपर आता है या जिसमें फर्स्ट भाषा जो लैंग्वेज रहती है उसमें इतना बड़ा वो रहता है, क्या आपकी जो गद्यांश पद्यांश रहता है कि पूरा ये स्क्रीन जो आपको दिख रही है पूरी, इस स्क्रीन पर वो नहीं आता। इस स्क्रीन पर नहीं आता तब आपको ऊपर नीचे करना पड़ता है, तब आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है तो कब होता है? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 115 का उत्तर बताना है। हाँ, पढ़ नहीं पाते तो 115 का उत्तर हमें बताना है। तो जल्दी से बताना है, हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जो भी नए साथी हैं मैं उनको बता रहा हूँ कि बहुत दिक्कत होती है जब बड़े गद्यांश होते हैं पद्यांश होते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। आगे पीछे करो फिर उसका एक एक चीज़ पढ़ो तो बहुत तकलीफ। आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जब तक अंदर से ये ना लगने लगे कि अब बस, है ना, तब तक आप तैयारी करते रहो। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है तो वो होता है प्राथमिक स्तर पर, याद रख लेना है। अमूर्त गणित के अधिगम का प्राथमिक चरण प्राथमिक स्तर पर प्रारंभ हो जाता है। इस स्तर पर बच्चों में कल्पना करने की, सोचने की क्षमता धीरे धीरे विकास होता है, याद रख लेना है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या बोल रहा है? NCF 2005 बल देता है तो काय पर बल देता है? 116 का उत्तर हमें बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। NCF 2005 बल देता है रटने पर, करके सीखने पर, या फिर सूत्र याद करने पर, या सवाल हल करने पर। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? NCF 2005 के बारे में सभी को बताना है। उत्तर क्या होगा? सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी, यानी कि NCF 2005 करके सीखने पर बल देता। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सटीक आ रहे हैं। तब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, वो क्या हो जाता है? NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, पाठ पुस्तक आधारित, या फिर ये सभी? तो उत्तर क्या होगा? सभी लोग बताओ। NCF 2005 के अनुसार जल्दी बताना है। हाँ, सभी लोग बताएंगे। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए तो किस प्रकार का होना चाहिए? सभी लोगों ने जो आंसर बताया है, अधिकांश लोगों ने बताया है बाल केंद्रित शिक्षा, है ना, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हुआ। सभी लोगों को पता है NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए जिसमें बच्चों को गणित विषय के प्रति रुचि पैदा की जा सके। तब हमारा जो अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है? उत्तर बताना है, सभी लोगों को बताना है। 118 का उत्तर बताना है। दोस्तों जब हम पूरा रिवीजन करेंगे और एक या दो क्लास में, पूरी मैराथन क्लास में जब इसका रिवीजन करेंगे तब एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमें पढ़ना है, ठीक है। और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जो परीक्षा में निरंतर आते हैं। किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है? तब आपका उत्तर होगा 6 से 14। आप सभी को पता है 6 से 14 वर्ष के जो है बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानूनन एक अधिकार है। सभी लोगों को पता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बालकों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है। बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोगों के बिल्कुल आंसर सही आ रहे हैं। अब दोस्तों गणित की भाषा एवं शिक्षण की विधियां हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। इनका बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार आपको जो है निरंतर अभ्यास करवाया जा रहा है। तब आपको उत्तर बताना है, निम्न में से किस गणित शिक्षण विधि में प्रक्रिया के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त
संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वो शिक्षण विधि हमें यहाँ पर बताना है। तो जल्दी से बताना है विश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि या फिर संश्लेषण विधि। तब आप सभी का उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोगों को वीडियो को लाइक जरूर कर देना है दोस्तों। अब आपकी एक कक्षा 10 बजे से भी होगी, ठीक है। आपकी वर्ग 3 की टेट की एक 10 बजे से भी कक्षा होगी और एक 11 बजे भी कक्षा होगी। अब मैंने करंट अफेयर्स की जो अपनी चलती थी वीडियो उसको बनाना बंद किया है और अब 10 बजे और 11 बजे भी वर्ग 3 की होगी। मैं विषय सब्जेक्ट डिसाइड कर दूंगा, 10 बजे भी होगी और 11 बजे भी होगी। आपकी 6:30 बजे तो होती है, 7 बजे भी होती है आपकी, और आपकी जो है 10 बजे भी होगी और 11 बजे भी होगी। तब आपका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि शिक्षण विधि में प्रक्रिया के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ना। किस शिक्षण में? संश्लेषण, यानी कि डी नंबर इसका सही होगा। संश्लेषण विधि में छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली नहीं है, क्योंकि उसमें शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है और विद्यार्थी कम सक्रिय रहता है, ठीक है। सभी लोगों को याद रख लेना है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जो है किस शिक्षण विधि से संबंधित हैं? तो प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर आपने शिक्षण के सूत्र पढ़े हैं, है ना। जीके नहीं आएगा, वर्ग 3 में जीके की कोई बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ना। जल्दी से संस्कृत की क्लास जो है, मैंने आज प्रत्यय की क्लास एक वीडियो डाला है बना करके प्रत्यय, तो प्रत्यय की देख लेना। प्रत्यय जिनका बैकग्राउंड नहीं है संस्कृत, उनको मैंने सेकंड भाषा वालों को ट्रिक से बताया है, एक बार अच्छे से देख लेना, है ना। प्रत्यय पूछे जाते हैं और संस्कृत के कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो हिंदी के समान नहीं होते दोस्तों, जिनका अर्थ ही कुछ अलग होता है और कुछ पूछा जाता है आपको। कभी अगर आपने नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ट्रिक आपको बताई है प्रत्यय की। तो संस्कृत वाला वीडियो सभी लोग देख लेना, जिनका सेकंड भाषा संस्कृत है। उस ट्रिक से आप एक बार प्रत्यय पढ़ोगे तो आपके 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे बिल्कुल, है ना। तो संस्कृत का वीडियो देख लेना। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तब आपका उत्तर होगा बी, निगमन विधि। आपने आगमन और निगमन विधियां पढ़ी होंगी। निगमन विधि में तथ्यों से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, तथ्यों से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, और आगमन विधि से उदाहरण से तथ्यों की ओर बढ़ते हैं। ये अंतर है आगमन और निगमन में। निगमन में जो होता है तथ्यों से उदाहरण की ओर, और जो आगमन है उसमें उदाहरण से तथ्यों की ओर, ये याद रखना है, ठीक है। इसमें प्रमाण में प्रत्यक्ष की विवेचना की जाती है। यह विधि नवीन समस्या समाधान हेतु अधिक उपयुक्त है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस अन्य नाम से जाना जाता है? 121 का सभी लोग बताना है। सभी लोग बताएंगे स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस नाम से जाना जाता है? समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि, लेख विधि या फिर व्याख्यान विधि। तब सभी का आंसर आना चाहिए। सभी लोग बताएंगे 121 का आंसर बताना है। तो सभी लोग लाइक जरूर कर देना वीडियो, और आप लोगों के लिए अच्छा लग रहा है इस प्रकार से कि नहीं लग रहा, कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। मैं तो हमेशा यही प्रयास करता हूं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए जो है मिले, ताकि आप लोग एक अच्छी तैयारी, अच्छा अभ्यास कर सकें, ठीक है। तो स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तब दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा, अधिकांश लोग बता रहे हैं ए, कुछ लोग बता रहे हैं बी और कुछ लोग बता रहे हैं सी। तब आपका आंसर होगा बी, अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि इसका सही होगा। स्वयं सीखने की विधि को कहा जाता है गणित में अन्वेषण विधि, तो बी नंबर का इसका सही हो जाएगा।